हिंदी ग्रामर। अल्पप्राण, महाप्राण, अश्वघोष, घोष, सघोष, संयुक्त व्यंजन। लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों जो व्यंजन बनेगा उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जो कि छ, त्र, ज्ञ तथा संयुक्त व्यंजन है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। छ जो है संयोगी छ, संयोगी छ का निर्माण जो होता है वो क जोड़ मूर्धन्य स, क जोड़ आधा क जोड़ मूर्धन्य स इक्वल टू संयुक्त छ का निर्माण होगा। आधा क जोड़ मूर्धन्य स संयुक्त छ का निर्माण होगा। उसी तरह से त जोड़ र आधा त जोड़ र तरब का निर्माण होगा। फिर आगे ज्ञ आधा ज जोड़ आधा ज जोड़ य इक्वल टू ज्ञ स्र आधा तलबी सा जोड़ र। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये चार में से एक आपको हर जगह मिल जाएगा, एक आना ही आना है, इसीलिए इन चारों को याद रखेंगे। संयोगी छ कैसे बनेगा? तो आधा का जोड़ मूर्धन्य स को मिला करके संयुक्त छ बनेगा। त्र आधा त जोड़ र को मिला करके त्र बनेगा। ज्ञ ज जोड़िया ज्ञ स्र तलबी सा जोड़ र इक्वल टू स्र। आगे देखते हैं अयोग्यबाह ध्वनियां। तो वे ध्वनि जो न स्वर हो और न व्यंजन उसे अयोग्यबाह ध्वनि कहते हैं। स्वर न होने का कारण इनकी स्वर तंत्र गति न होना है। स्वर न होने का क्या कारण होगा? तो स्वर तंत्र में गति नहीं होना। व्यंजन न होने का कारण क्या होगा? तो इनका स्वरों के बाद आना, पहले नहीं आना। व्यंजन न होने का कारण क्या है? तो स्वर के बाद आना। जैसे क बोलते हैं तो क जो है क में बना हुआ किस किस चीज से? क आपका बना हुआ है स्वर सॉरी व्यंजन आधा क जोड़ अ इक्वल टू क का निर्माण होता है। लेकिन अयोग्यबाह जब ध्वनि रहेगा तो इस स्वर पहले आ जाएगा, अ जोड़ क, इस प्रकार से। तो ये पहले स्वर आ गया, बाद में व्यंजन आ गया। तो इस कारण से इसको ना ही स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है, अयोग्यबाह ध्वनि जो है ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन। अब देखते हैं अयोग्यबाह ध्वनि कितना है। तो अयोग्यबाह ध्वनि जो है तीन होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। कितने अयोग्यबाह ध्वनि? तीन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वर ध्वनि तो अनुस्वर अनु जोड़ स्वर बराबर स्वर के बाद आने वाला, जो स्वर के बाद आए उसको अनुस्वार कहते हैं। अर्थात जो नासकीय ध्वनि स्वर के उच्चारण के बाद आती है
अनुस्वर कहता है। गंगा, गढ़ जो अंगा, शांत, आंत के बाद आता है, जैसे शांत बोलते हैं शांत, तो तला बिस्सा जोड़ आन जोड़ता, तो स्वर के बाद आ रहा है व्यंजन, वही कह रहा जो नासिक ध्वनि स्वर के उच्चारण के बाद आती है, स्वर के उच्चारण उसके बाद ता आता है। पंजा, पंजा को देखें, प जोड़ अनुस्वार जोड़ जा, पंजा, तो स्वर के बाद जा आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे, अनुस्वार ध्वनि। उसके बाद व्यंजन के संदर्भ में देखें तो अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन का वर्ग का ही पांचवा अक्षर होगा। अनुस्वार ध्वनि जो होगा क्या होगा, अपने से बाद आने वाला पांचवा अक्षर होता है। अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के ही वर्ग का होता है। जैसे कहीं पर भी देखा जाए तो अगर गंगा को ही देखें तो गंगा में अनुस्वार क्या बदलेगा, गंगा ऐसे है तो ग अड़ा जोड़ गा, गंगा अनुस्वार मतलब पांचवा अक्षर, ठीक है, अनुस्वार मतलब पांचवा अक्षर, किसी में भी इसी को कहते हैं कौन सा चीज, तो अनुस्वार ध्वनि। और ये अनुस्वार ध्वनि किस प्रकार का है, अयोगवाह ध्वनि तीन प्रकार का, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीन प्रकार का, जिसमें अनुस्वार पढ़ रहे हैं, अनुस्वार जो है आपका अनुस्वार, अनुस्वार जहां भी लिखाएगा वो अनुस्वार के बाद एक व्यंजन आएगा और व्यंजन में अनुस्वार जो बदलेगा वो उसी वर्ण का पांचवा अक्षर में बदलेगा। जैसे खंभा, खंभा, खंभा जब लिखेंगे इसको विच्छेद करेंगे तो ख जोड़ आधा म जोड़ भाकार भा, अगर इसको लिखेंगे संयुक्त रूप से एक शब्द तो ख ऊपर बिंदु और ख अनुस्वार और भाकार भा, खंभा, इस प्रकार से बनेगा। खंभा समझ में आया। तब भा का पांचवा अक्षर कौन, पफा भा का होगा, तो पवर्ग का पांचवा अक्षर म, तो अनुस्वार किसमें बदला, म में, ठीक है। जैसे गंजा, तो गंजा में ग गंजा, तो ग जोड़ आधा या जोड़ जा, जा जो है चवर्ग का, तो इसका पांचवा अक्षर कौन होगा चवर्ग का, ये वाला, तो इसमें ये चेंज हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। अब अघोष और सघोष हम लोग देखें, सॉरी अघोष सघोष के पहले अल्पप्राण एवं महाप्राण को देखते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण व्यंजन, तो इन व्यंजनों में ऊर्जा श्वास की मात्रा कम खर्च होती है, अल्पप्राण में ऊर्जा कम खत्म होगा, श्वास कम निकलेगी, तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण जो है प्रत्येक व्यंजन का क ग अड़ा, क ग अड़ा मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन होगा। महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन, और अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे महाप्राण व्यंजन अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा महाप्राण, महाप्राण व्यंजन कौन सा, दूसरा चौथा। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा, 1 3 5। अल्पप्राण में ऊर्जा की मात्रा कम निकलती है और श्वास कम निकलता है, लेकिन महाप्राण व्यंजन में
ज्यादा ऊर्जा और श्वास अधिक खर्च होता है। एक समान नियम यदि अल्प प्राण ध्वनियों में है तो ह जोड़ दिया जाए तो वह महाप्राण बन जाती है। अल्प प्राण में अगर ह जोड़ दिया जाए तो वो वही ध्वनि महाप्राण महाप्राण बन जाएगा। कौन सा? अल्प प्राण में ह जोड़ने से महाप्राण में बदल जाता है। जैसे का में ह जोड़ा जाए तो वो ख बन जाता है, गा में ह जोड़ा जाए तो वो घा बन जाता है। गा में ह जोड़ने से घा। अल्प प्राण महाप्राण कब बनेगा? जब उसमें ह की मात्रा जुड़ जाएगी। अल्प प्राण महाप्राण कब बनेगा? जब ह की मात्रा जुड़ जाएगा। जैसे क में ह की मात्रा जुड़ रहा है, क में ह की मात्रा, तो ख बन रहा है। उसी प्रकार से ग में ह की मात्रा जुटेगा तो घ बनेगा। अब कहता है हिंदी में समानता पहले तीसरे एवं पांचवें व्यंजन अल्प प्राण है, दूसरे और चौथा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन होता है या स्वर? व्यंजन। व्यंजन व्यंजन को ही बांटा गया अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण अगर पूछेगा इनमें से कौन सा व्यंजन का एक प्रकार है? ऑप्शन अल्प प्राण, महाप्राण, ए बी दोनों, सी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि पूछा जाता है अल्प प्राण इनमें से कौन सा है। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। क, ग, अड़ा, च, ज, इ, ट, ड, न, प, ब, म। प, ब, म, यही ना? तो पहला, तीसरा और पांचवा। अब दूसरा और चौथा जो बचा, ख, घ, छ, झ। जैसे च, च, छ, ज, झ, इ। इसमें ये दूसरा और ये चौथा जो है महाप्राण है। और उसके बाद महाप्राण के बाद कौन सा हो जाएगा? इय, ज, च, इय, ज, च। ये जो हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है। और देखिए उदाहरण के स्वरूप हम लोग देख सकते हैं उदाहरण। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न। तो ट, ठ, ड, ढ, न में कौन सा होगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन सा होगा? ट, ठ, ड, ढ, न में अल्प प्राण होगा ट, ड, ठ, ढ, ट, ढ, सॉरी, ट, ड और न। अल्प प्राण ट, ड, न। और महाप्राण कौन सा जो दोनों बच गया? महाप्राण। अब इस प्रकार से प, फ, ब हमें देखिए प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा महाप्राण है। तो महाप्राण कौन सा होगा? तो महाप्राण बताया था कौन सा? दूसरा और चौथा सम संख्या वाला। सम संख्या वाला जो रहेगा वो महाप्राण। तो सम संख्या वाला महाप्राण दूसरा ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सम संख्या महाप्राण होता है। और विषम संख्या वाला सभी अल्प प्राण। तो ये दोनों जो है महाप्राण व्यंजन। और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? अल्प प्राण व्यंजन प, ब, म, पहला, तीसरा,
और पांचवा महाप्राण। क्लियर? आगे चले। ठीक, अब देखते हैं हम लोग घोष, घोष और सघोष। इसी में घोष एक को बोलते हैं घोष और दूसरा को अघोष बोलते हैं। एक को घोष दूसरा अघोष भी बोला जाता है। तो घोष अघोष कौन सा होगा ये भी हम लोग देखें। चलिए देखते हैं। तो कहता है अघोष, अघोष स्वतंत्र, स्वरतंत्री के आधार पर, स्वरतंत्री के आधार पर या स्वरतंत्री के कंपन न होने या स्वरतंत्री के कम कंपन के कारण आवाज अधिक भारी नहीं होता। स्वर तंत्र जब जो है कंपन कम करेगा तो आवाज अधिक भारी ना हो तो उसे हम लोग अघोष कहते हैं। और उच्चारण में स्वर तंत्र के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी होता है तो उसे सघोष कहते हैं। आवाज जब भारी होगा तो क्या होगा? सघोष, और आवाज भारी ना हो तो उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं घोष कौन सा होगा, अघोष कौन सा होगा। तो घोष पहला और दूसरा होता है घोष। अघोष पहला दूसरा, प्रत्येक प्रत्येक का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होगा और प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन जो है आपको सघोष या घोष होगा। ठीक है, घोष कौन सा होगा? पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, और अघोष और सघोष, सघोष जो है वो आपको तीसरा और चौथा होगा। तीसरा और चौथा होगा। अब बताइएगा लिख करके कौन सा है। प्रत्येक वर्ग का अघोष और प्रत्येक वर्ग का सघोष कौन कौन सा है? जल्दी से लिखिए। लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। घोष, घोष वर्ग व्यंजन को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, फिर एक तो बांटा गया अल्प प्राण महाप्राण के आधार पे, फिर है घोष अघोष के आधार पर। तो अघोष व्यंजन उसको कहेंगे जो कि अघोष व्यंजन उसको कहेंगे जो कि पहला क वर्ग का पहला क और ख, च वर्ग में जाए तो च और छ, ये दो व्यंजन जो है अघोष है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन को, पहला और दूसरा व्यंजन को क्या कहते हैं? अघोष। और बाकी बचा तीसरा और चौथा व्यंजन, तो तीसरा और चौथा व्यंजन को कहते हैं सघोष। ठीक है, तीसरा और चौथा व्यंजन आपको हो जाएगा सघोष। पहला और दूसरा अघोष और तीसरा और चौथा सघोष। तीसरा और चौथा पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष जो होगा पहला दूसरा और तीसरा चौथा सघोष हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चछा जझा का इया, ठीक है, अड और न, मतलब अड़ा इया और न को कहते हैं क्या? इया अड़ा और न को अघोष कहा जाता है।
सिर्फ या, आड़ा और ना। कवर्ग का पांचवा लेटर, चवर्ग का पांचवा, टवर्ग का पांचवा, इसके अलावा किसी को नहीं कहा जाएगा घोष। ठीक है। और घोष किसको कहा जाएगा? तो जो है हा हा में सिर्फ एक आएगा अलग से, बाकी सब वही रहेंगे। बाकी सब दूसरा, तीसरा, चौथा लेटर प्रत्येक वर्ग का, तीसरा चौथा, एक हा अलग से, और कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये सभी अघोष में आते हैं। पहला और दूसरा लेटर, इनका पहला से अड़ा, इया और टवर्गिना अगर सम्मिलित कर दे तो ये तीनों भी घोष हैं। यहाँ प्रश्न यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है, या टवर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। उदाहरण दे देगा। टवर्ग जो है, ट जो है किस प्रकार का व्यंजन है। उदाहरण दे देगा आपको कि ट जो है एक अघोष है। ठीक है। ट जो है एक महाप्राण है। ट अघोष है, ट महाप्राण है, ट एक स्वर्ग है, स्वर है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ट जो है एक अघोष है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक। अंतिम तीन व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है। अंतिम तीन व्यंजन सघोष होते हैं। यहां दो ही बताया गया है। हाँ, यहां दो ही बताया गया है। चलिए, अब कहता है कि आगे अनुनासिक ध्वनि। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा ध्वनि? अभी हम लोग कौन सा ध्वनि पढ़ रहे थे? है पता? अयोग बाह ध्वनि। अयोग बाह ध्वनि। अयोग बाह ध्वनि का अनुस्वर पढ़ लिए, और अनुस्वर पढ़ने के बाद फिर हम लोग व्यंजन का घोष अघोष देख लिए। व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, स्वर व्यंजन, व्यंजन को दो भाग में बांटा गया, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में देखें हम लोग क्या, तो अल्प प्राण और महाप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। और महाप्राण कौन सा हो जाएगा? जो बच गया दो लेटर, दूसरा और चौथा। मतलब महाप्राण जो होता है वो सम संख्या होता है। महाप्राण देखिए सम संख्या इस आधार पे कहा गया कि पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें से हम अगर देखें तो पहला लेटर अल्पप्राण, तीसरा लेटर अल्पप्राण, पांचवा लेटर अल्पप्राण। तो बचा कौन सा संख्या? सम संख्या। सम संख्या महाप्राण बचा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखें घोष अघोष। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुनासिक ध्वनियां। तो अनुनासिक ध्वनियां वह नासिक के ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। वह नासिक के ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़ करके बोली जाती है। जो स्वर के साथ बोली जाती है उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक ध्वनि। जैसे आ के साथ चंद्र बिंदु, तथा ए ओ की मात्रा के साथ अनुस्वर का प्रयोग होता है। आ और आ के साथ क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग, और ए और ओ के साथ अनुस्वर का प्रयोग होता है। जैसे सास, चोच, जोक। यहाँ चंद्र बिंदु है किसके साथ? अब जब भी हिंदी का हम लोग शब्द देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, बर्तनी शुद्धिकरण, तो जहां भी रहेगा आ का मात्रा जुड़ा हुआ,
कहीं भी रहेगा कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के साथ हमेशा क्या रहेगा, चंद्र बिंदु, और ए की मात्रा के साथ, ओ की मात्रा के साथ हमेशा क्या मिलेगा, अनुस्वार। ठीक है, बर्तने भी सुधार देंगे इससे। आगे जो है देखते हैं, तो कहता है विसर्ग ध्वनियां, वह ध्वनियां जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद हा के रूप में आए। कहता क्या है कि वह ध्वनि जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद हा के रूप में उच्चारित होती है, जैसे दुख, क्षय, प्रातः, प्रायः, अतः इत्यादि। ठीक है, तो दुख, क्ष, ये हा का जो उच्चारण हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग ध्वनियां। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ज्ञातव्य है कि वर्णमाला के अनुसार और अनुस्वार, वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि मानकर की जाती है। वर्णमाला में क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक का गणना किस आधार पर किया जाता है, एक ध्वनि मानकर। इस तरह अयोग्यबाह ध्वनियां दो ही हो बची। अयोग्यबाह ध्वनि कितना, दो। अयोग्यबाह ध्वनि दो। हिंदी की वर्णमाला में कुल 12 स्वर, 45 व्यंजन तथा 2 अयोग्यबाह ध्वनियां परस्पर मिल करके 59 ध्वनियां हो जाती है। हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी, 59। ठीक है, 59 में वर्णमाला में देखा जाए तो व्यंजन वर्ण कितना, व्यंजन वर्ण कितना बताइए, 45। व्यंजन वर्ण 45, और स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या 12। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 12। 12 45 57 हुआ, 12 और 45 57, और इसमें दो कौन सी ध्वनियां जुटेगी, अयोग्यबाह ध्वनि। टोटल ध्वनि 59। ठीक है, 12। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द व्यवस्था है, तो ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई विशिष्ट अर्थ हो, किसी भी विकसित, उसको शब्द व्यवस्था कहेंगे। किसी भी विकसित एवं प्रगतिशील भाषा मुख्यतः जो विशेषता होती है वह है समय के साथ विकास क्रम में उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का जुड़ता जाना। किसी भी भाषा की जो विशेषता होती है या प्रगतिशील होता है, या कोई भी भाषा जब विकसित होगा तो उसमें समय के साथ शब्द क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इससे भाषा का भौगोलिक एवं प्रयोग के आधार पर आधारों का प्रसार होता है। जब किसी भाषा का विकास होता है और भाषा प्रगतिशील होता है तो उसकी कुछ विशेषता होता है। विशेषता क्या होती है, तो वह है समय के साथ विकास क्रम में बदलाव आना। जैसे हिंदी में अग्नि, आग का प्रयोग करते हैं, तो अग्नि जो है संस्कृत शब्द का है, उसका विकास हुआ हिंदी का, वो संस्कृत से ले लिया। कुछ आग हो गया, जैसे इतवार हो गया, हिंदी में हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। अलकतरा जो है आपको फारसी भाषा का है। इस प्रकार से कई एक ऐसे शब्द जो है, कई शब्द जो है दूसरे भाषाओं से आए हुए हैं। तो हिंदी का विकास होने के क्रम में ये जो है भाषाएं जुड़ते गए। जैसे जेब, पॉकेट, जो जेब है वो भी आपकी दूसरी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जेब। अब कहता, इससे भाषा का भौगोलिक एवं प्रयोग के आधार पर प्रसार होता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का समावेश भाषा में किस अनुपात में
किस स्तर पर होती हैं? इन तथ्यों का आलोक में उस भाषा का विकास स्तर एवं स्वरूप का मूल्यांकन या विश्लेषण किया जाता है। इस भाषा में कितना कौन सा चीज आया है, उसके आधार पर भाषा का मूल्यांकन होता है। मिलावट कितनी हुई है, उसके अनुपात में ही भाषा का अध्ययन करते हैं। जैसे शब्दों का व्यवस्था जो है, देखते हैं व्यवस्था का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर शब्दों का निर्माण एवं गठन आधार पर, प्रयोग के संदर्भ में, परिवर्तनीयता के आलोक में। तो शब्द व्यवस्था का वर्गीकरण जो है 4 भागों में। पहला स्रोत के आधार पर, निर्माण गठन के आधार पर, प्रयोग के संदर्भ में और परिवर्तनीयता का, मतलब कोई भाषा कितना बदला है, कोई भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है, कोई भाषा कैसे बना है। जैसे उर्दू जो है फारसी और अरबी से मिलकर के बना है, तो वो भाषा कैसे बना है या वो शब्द कैसे बना है, तो स्रोत के आधार पर भी होगा उसका स्रोत क्या है। तो शब्द व्यवस्था का जो वर्गीकरण होता है 4 आधारों पर। अब उसमें देखेंगे हम लोग, पहला स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द का भंडार। तो स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द का भंडार जो होगा वो क्या होगा, पता है कुछ पता नहीं पता है? चलिए, स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द का भंडार। स्रोत के आधार पर हिंदी को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, यहां से अब ये इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द का वर्गीकरण जो है किया गया है 4 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और शब्द वर्गीकरण के आधार पर शब्द व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में? 4 भागों में। शब्द व्यवस्था का वर्गीकरण स्रोत, निर्माण, प्रयोग, परिवर्तनीयता। कितना बदला, कितना प्रयोग हुआ, कितना निर्माण हुआ और क्या स्रोत है, इसके आधार पर। और उसमें स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो है, शब्द व्यवस्था का वर्गीकरण, शब्द व्यवस्था का वर्गीकरण 4 भाग में, स्रोत के निर्माण और प्रयोग और परिवर्तन। और स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द का भंडार जो है 4 भाग में बटा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द। तो कहता है हिंदी भाषा में संस्कृत से आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन सा तत्सम कहलाएगा? संस्कृत से जो शब्द आया है हिंदी में उसको तत्सम कहते हैं। तत् का मतलब होता है उसके, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। तो उसके समान, अर्थात यहाँ उस से तात्पर्य संस्कृत से है, अतः संस्कृत के समान। तत्सम मतलब क्या हो गया? उसके समान। तो तत्सम मतलब उसके समान, और किसके समान? तो संस्कृत के समान। तो हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों की महत्ता स्वतः सिद्ध है। हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द का महत्व है। अब कहता है इन शब्दों के जटिल होने के कारण आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग कम करते हैं। संस्कृत जो है कड़ा शब्द बोलने में लगता है, इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम करते हैं। परंतु लिखित रूप में इनका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। बोलने में तो तत्सम शब्द का प्रयोग कम करेंगे, ठीक है, लेकिन लिखने में तत्सम शब्द का प्रयोग अधिक करेंगे। अब कहता लिखित रूप में भी इनका प्रयोग आलोचना, निबंध तथा अन्य जटिल विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक होता है। तत्सम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है ज्यादा से ज्यादा? तो आलोचना करने, निबंध लिखने, आलोचना करने, निबंध लिखने और आलोचना करने, निबंध लिखने और किस चीज में? अन्य जटिल विचारों को जी बोलचाल में हल्का प्रयोग होता है, कम प्रयोग होता है, लेकिन लिखने में ज्यादा प्रयोग होता है। अब लिखने में भी अब किसी चीज का प्रश्न का आंसर देते वक्त नहीं, बल्कि आलोचना करना हो किसी चीज का
या फिर निबंध लिखना हो, या फिर किसी जटिल विचार का प्रयोग करना हो, जटिल शब्द जहां हो, जटिल विचार का अभिव्यक्त करना हो, तब वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तत्सम शब्द का प्रयोग। अब कहता है वहीं कहानी उपन्यास विधाओं में इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। कहीं कहानी लिखना हो, उपन्यास है, वहां तत्सम शब्द का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, लिखने में प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां जटिल चीज हो वहां। अब कहानी है, कहानी तो एक आरामदायक समझने वाला चीज है ना, उसमें ज्यादा जटिल नहीं होती है, जटिलता नहीं होगी, तो इसलिए तत्सम शब्द का प्रयोग कम होता है। कहाँ? कहानी में, बोलने में, कहानी उपन्यास बोलने में तत्सम का प्रयोग कम होता है। और तत्सम का प्रयोग कहाँ ज्यादा होता है? जहां जटिलता अधिक हो, आलोचना करने में, निबंध लिखने में, जटिल विचार को व्यक्त करने में। ठीक, अब आगे चलते हैं। तत्सम शब्दों का समाज में प्रयोक्ता वर्ग प्राय अभिजात वर्ग है। तत्सम शब्द का प्रयोग समाज में कौन करते हैं? अभिजात वर्ग, मतलब जो वर्ग अच्छे खासे ऊंचे बड़े वर्ग हैं, उच्च वर्ग जिसको कहते हैं, उसी को अभिजात वर्ग यहाँ कहा जाता है। अभिजात वर्ग भी। तो तत्सम शब्द का प्रयोग जो बड़े बड़े लोग, हम लोग जनरली कहते हैं ये बड़े लोग हैं, देखो इनका बोलचाल का भाषा कैसा है, तो वो तत्सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तत्सम एक जटिल शब्द होती है जो संस्कृत से निकली हुई है। ठीक है, तत्सम जटिल क्यों होता है? संस्कृत से निकलने के कारण, क्योंकि संस्कृत हम लोग को जटिल लगता है। और तत्सम शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन लोग करेंगे? अभिजात वर्ग। प्राचीन समय से ही शिक्षित एवं ब्राह्मण वर्ग ही जो वेदों को पठन पाठन एवं, अभिजात वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो बड़े वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग को अभिजात वर्ग कहते हैं। अब कहता है शिक्षित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही प्राचीन समय से, शिक्षित लोग, या हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं उस वक्त भी हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सप्ताह या 6ठी शताब्दी में हम लोग देखे थे कि बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था। तो बौद्ध धर्म का उदय का कारण, एक कारण तो धार्मिक कारण था, क्योंकि धार्मिक कारण में देखा जाए तो ब्राह्मण लोग जो थे वो धर्म मानने के लिए पूजा पाठ करवाते थे, और पूजा पाठ में सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो भाषा थी वो जटिल थी, वो भाषा जटिल थी। भाषा जटिल होने के कारण उसको कोई दूसरा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और ब्राह्मण लोग उसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण लोग उसको पढ़ सकता था, और दूसरे लोग उस भाषा को नहीं समझते थे। क्या लिख रहे हैं यार, नहीं समझ में आ रहा है। क्षत्रिय लोग वहां धर्म आधार पे नहीं, वो तो युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे इतिहास में, लेकिन आपको ब्राह्मण लोग जो थे वो क्या थे? ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवाते थे, तो संस्कृत भाषा का उपयोग ये करते थे इतिहास में, और ये संस्कृत जटिल संस्कृत थी। अब कहता वेदों के पाठन पाठन एवं शिक्षण कार्यों से जुड़े ये संस्कृत का प्रयोग ज्यादा करते थे। आम जन तो लोक भाषा को ही अभिव्यक्त का माध्यम मानते थे। लोक भाषा जैसे पाली प्राकृत जो हो गए, पाली भाषा का उपयोग गौतम बुद्ध ने किया था, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था जैन धर्म के द्वारा। तो इस प्रकार का ये भाषाएं जो थे आम लोगों की भाषा थी, लेकिन जो संस्कृत का प्रयोग करते थे ब्राह्मण, वो जटिल भाषा थी, इसलिए आम लोग इससे प्राचीन काल में भी तत्सम शब्द से आम जनता संस्कृत से कतराते थे, लेकिन पाली भाषा प्राकृत भाषा ये नॉर्मल भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा, इसलिए बौद्ध धर्म से ही लोग को जुड़ाव हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता ऐसा नहीं है कि सारे तत्सम शब्द जटिल प्रकृति के होते हैं, कुछ तत्सम शब्द अपनी सरलता के कारण आम जन की दैनिक बोलचाल की भाषा में शामिल हो गई। सारा तत्सम शब्द जो है जटिल प्रकृति के नहीं होता है, जैसे सारे आदमी लड़ाकू विमान नहीं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सारे शब्द जो है तत्सम का जटिल नहीं होता है। ठीक है, जैसे चैत, देखते हैं और आगे। देह, देवता, दुकान, देह देवता दुकान, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का तत्सम है।
देह, देवता, दुकान, चैत, ये सब तत्सम है। अब आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए। ये तो आपका तत्सम वो था जो हूबहू आ गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तत्सम में, संस्कृत का संस्कृत रह गया। लेकिन तद्भव वो हुआ जो हिंदी में आया संस्कृत से। तत्सम और तद्भव दोनों आया किससे? संस्कृत से। लेकिन तद्भव जो है बदल करके आया, अपना रूप बदल करके, खूब मुखौटा उखौटा लिपस्टिक लगा के आया, ठीक है, क्रीम पाउडर, खूब अपन शकल सूरत बदल करके आया। इस कारण से ये तद्भव हो गया और तत्सम समान हो गया। तत्सम का मतलब ही क्या था? तत्सम। तत्सम का मतलब ही हुआ, तत् मतलब क्या चीज? तत् मतलब क्या चीज होता है? उसके। तत् मतलब उसके, या और सम मतलब समान। तो उसके समान, और उसके समान किसके? संस्कृत के समान। और तद्भव देखते हैं अब। तो तद्भव जो है, कहता है वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में समय के साथ शामिल होते गए, तद्भव शब्द के रूप में कहलाए। तत् मतलब उससे, प्लस भव मतलब निर्मित, उससे बना हुआ, ठीक है, उससे बना हुआ। अब किससे बना हुआ? तो संस्कृत से बना हुआ। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कहता तात्पर्य यह है कि जो सब संस्कृत की जैसे तो होती नहीं, जैसे तो नहीं, परंतु उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कहता वह शब्द जो संस्कृत जैसी नहीं होती है, लेकिन संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है। उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। वो संस्कृत जैसी होती है, लेकिन संस्कृत नहीं है। कहता उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव जो है, कुछ शब्द को देखते हैं हम लोग, तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम या तद्भव? अग्नि बताइए, जल्दी बताइए। अग्नि क्या है, तत्सम या तद्भव? तद्भव। अग्नि संस्कृत है। अग्नि एक संस्कृत शब्द है ना, तो संस्कृत शब्द कौन सा हुआ? तत्सम ना। अब आग तद्भव होगा, क्योंकि वो अग्नि से निकला है। अब वत्स, वत्स कौन सा होगा? तत्सम। बच्चा तद्भव, ठीक है। वत्स जो है संस्कृत भाषा हो गया, और बच्चा हिंदी भाषा हो गया। पुष्प, पुष्प संस्कृत तत्सम हो गया, और फूल तद्भव हो गया। चतुर्दश 14, 14 तद्भव। एकादश द्वादश तत्सम। द्वादश तत्सम। एकादश तत्सम। चतुर्दश तत्सम। तृतीय 3, तीसरा 3, तीसरा, ये सब आपका तद्भव है। लेकिन एकादश द्वादश ये सब क्या है? तत्सम है, क्योंकि ये सब संस्कृत से आए हैं। चतुर्थ तत्सम है। 14, सॉरी, चतुर्थ का तद्भव चौथा। पंचम संस्कृत से उत्पन्न हुआ पंचम, ये आपका हो जाएगा तत्सम। और पांचवा तद्भव, ठीक है, समझ गए? अब कहते हैं संस्कृत के अलावा कुछ शब्द सीधे प्राकृत से हिंदी में आए। संस्कृत के अलावा कुछ शब्द सीधे प्राकृत से हिंदी में आए, और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। कुछ तद्भव ऐसे हैं जो संस्कृत के रास्ते हुए से तो आया है, और कुछ शब्द ऐसा है जो तद्भव वाला गली से भी गुजर के, सॉरी, प्राकृत वाला गली से भी गुजर के आ गया है।
अब देखते हैं आगे। कहता है साधु, जल, महात्मा, नेता, कल, उपकार इत्यादि। ठीक है, साधु, जल, महात्मा, नेता, कल, उपकार, अंग इत्यादि। ये सब आपको कौन सा शब्द हो गया, जो कि प्राकृत भाषा से आया है। ठीक है, तद्भव है। तथा इसके ठीक विपरीत जटिल एवं क्लिष्ट शब्द जैसे प्रत्याभूत, अंतर्गमन, भावाभिव्यक्ति, दुष्कृक्का, ये सब जो है आपका जो प्रकार के शब्द प्रायः सुशिक्षित एवं लेखक वर्ग द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रत्याभूत शब्द, अंतर्गमन शब्द, भावाभिव्यक्ति। अब कोई कहेगा सीधा भाव को व्यक्त करो, और कोई आदमी आकर के कहे भावाभिव्यक्ति करो, भाई शब्द बोलने में ही भारी लग रहा, तो ये जटिल शब्द है। तो भावाभिव्यक्ति कहेगा, प्रत्याभूत कहेगा, अंतर्गमन करो। भैया अंतर्गमन करना सीधे बोलो, तो अंतर्गमन एक ही में जोड़ दिया, वो भारी हो गया, तो वो कौन सा हो जाएगा। ये सब प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, सुरक्षित या सुशिक्षित जो उच्च वर्ग हो गए, अभिजात वर्ग, और लेखक के द्वारा। ठीक है, सुशिक्षित और अभिजात वर्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तत्सम का उपयोग। आगे चले। अब कहता है साहित्य में प्रयोग के आधार पर, साहित्य में प्रयोग के आधार पर अगर तत्सम शब्दों के प्रयोग को देखें तो छायावाद के काव्य में इनकी उपस्थिति मिलती है। तत्सम का उपयोग कहाँ मिलता है, छायावाद काव्य में तत्सम का उपयोग मिलता है। प्रयोग के आधार पर साहित्य को देखा जाए तो छायावाद ये एक लेखन की क्रिया है। ठीक है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानिए कि छायावाद जो लिखाएगा, जो कवि होंगे वो छायावादी कविता वगैरह लेखन करेंगे, तो उसमें तत्सम के उपयोग करेंगे। ठीक है, मध्यकालीन साहित्य में भी तुलसी के काव्य में अवधि के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवधि के साथ तत्सम का प्रयोग किसने किया, तुलसी ने। अब वो मध्यकालीन साहित्य लेखक थे। अब आगे चलते हैं। कहता जिसे अवधि की तात्समिकता कहीं कहीं बेजोड़ बन पड़ी है। अब आगे कहता है प्रयोग में भी काव्य में तत्सम शब्द एवं अन्य शब्दों का प्रयोग काफी मात्रा में हुआ है। प्रयोगवाद में जैसे छायावाद हो गया लेखन की एक कला, उसी प्रकार का एक प्रयोगवाद भी है। तो प्रयोगवाद में भी आपको तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों में तत्सम शब्दों का काफी रोचक प्रयोग किया है। गद्य साहित्य में कौन किया, रामचंद्र शुक्ल ने। अब कहता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य विद्याओं जैसे नाटकों में जयशंकर प्रसाद ने शिक्षित पात्रों, अभिजात वर्ग के पात्रों के लिए और संवाद लेखन में जमकर तत्सम का प्रयोग किया। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास और कौन से प्रयोगवाद के जो लेखक होंगे वो सब जो है तत्सम शब्द का खूब प्रयोग किया है। गद्य की अन्य विधाओं जैसे आलोचना में तत्सम शब्दों का चलन सहचर रूप में है। ठीक है, अब कहता है हिंदी शब्दों के सरलतम रूप को बनाए रखने का कार्य व्यापार बहुत पुराना है। हिंदी शब्दों को सरलतम रूप बनाए रखने का जो व्यापार है, कार्य का व्यापार बहुत पुराना है। और कुछ संस्कृत प्राकृत से हिंदी में आए तद्भव शब्द देखते हैं। जो संस्कृत और प्राकृत से जो आया है वो ऐसा तद्भव शब्द। अब देखिए संस्कृत से आया हुआ प्रिय, प्रिय संस्कृत से आया हुआ है। प्राकृत में भी प्रिय को प्रिय ही कहा जाता है। प्राकृत में प्रिय प्रिय ही कहा जाएगा भाषा में भी, लेकिन इसका तद्भव जब बनेंगे तब पिय या पिया। प्रिय प्राकृत में भी उसका प्रिय, लेकिन तद्भव में पिया। पिया एक तद्भव शब्द हो गया। अब कृत
कृतः जो है संस्कृत शब्द है, इसका प्रकृत क्या होगा? कौ, और इसका तद्भव में किया। कोई काम अगर करना हो, किया, किसी ने कुछ किया, आपने पढ़ाई किया तो कृतः, और उसी का प्राकृतिक बनाएंगे तो कौ, हिंदी में कहेंगे तो किया, तो ये तद्भव हो गया। और तत्सम तो भाई कृतः हो जाएगा। मध्य, मज्ज और में, उसी प्रकार मयूर, मयूर, मोर, बचन, बअन, बैन। ठीक है, संस्कृत से आए हुए शब्द जो होता है तत्सम होते हैं। अगर इसी का हिंदी में हम लोग प्रयोग करने लगे तो तत्सम बन जाएगा। ठीक है, चत्वारी, चत्तारी, चार, अद्वितीय, अद्वितीय, अढ़ाई, अर्ध तृतीय। ठीक है, अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत के बाद प्राकृत में आया और प्राकृत के बाद किसमें आया? हिंदी में, वो तत्सम सॉरी तद्भव है। ठीक, अब कहता है ये शब्द संस्कृत में सीधे रूप में ना आकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। तद्भव शब्द जो है, तद्भव, तद्भव क्या होता है? एक लंबी यात्रा कर करके आता है और वो संस्कृत से पाली प्राकृत अन्य भाषाओं में होते हुए आती है। अब चलते हैं आगे। कहता तद्भव शब्दों का साहित्य में जुड़ाव मूलतः समाज के साधारण वर्ग से रहा है। तद्भव शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? समाज के साधारण लोग, जैसे ठेला चलाने वाला, छोटा मोटा पढ़े वाला, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं, ये सब तत्सम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब तद्भव का प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े विद्वान लोग वो तत्सम का प्रयोग करेंगे और छोटे छोटे लोग तद्भव का प्रयोग करेंगे। कहता जो साहित्य परंपरा में लोक धर्म पालक हैं, जिनके रचना कर्म में केंद्रीय स्थिति आम जनता, उनके भाव विचार क्रियाकलापों की होती है, वे लोग ही साहित्य में जो है तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। कहता इनके रचनाकारों द्वारा प्राय लोक अनुभव में आने वाली भाव विचार घटना, अब ऐसे लेखक भी कुछ होते होंगे जो आम जनता के बारे में लिखता होगा, तो भाई आम जनता के बारे में जो लिखेगा उसके लिए तो विचार एकदम सरल सरल होना चाहिए। विचार सरल सरल होना चाहिए। जब विचार सरल होगा तब उसका क्या होगा? विचार सरल करने के लिए उसको तो आम भाषा में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए तद्भव शब्द का प्रयोग ये लोग करेंगे। अब देखिए अगला जो है देशज शब्द। देशज किसको कहेंगे? हम लोग तो स्रोत के आधार पर एक पढ़े तत्सम तद्भव, दूसरा देशज। तो लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द देशज कहलाते हैं। लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द देशज कहलाते हैं। दरअसल इनकी खासियत यह भी है कि इनकी उत्पत्ति का या व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज शब्द वैसे हैं जो इनका उत्पत्ति के बारे में कोई आता पता नहीं चलता। हेमचंद्र ने उन शब्दों में देशज या देशी शब्द कहा जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत या धातु व्याकरण के नियमों से नहीं हुआ है। देशज शब्द किसको कहा गया है? जिसका उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुआ है। जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से ना हुआ हो उसको देशज किसने कहा? हेमचंद्र ने। और देशज की उत्पत्ति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, अब कहता है कि लोक भाषाओं में देशज शब्दों की अधिकता है। लोक भाषा में देशज शब्द की अधिकता है। जैसे अंटा, टेढ़, खखरा, चषक, फुनरगा, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब, ठुमरी, कटरा, तेंदुआ, चिड़िया, ये सब क्या है? देशज शब्द है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई अता पता नहीं है। मतलब माए बाप कौन है देशज शब्द का इसका पता नहीं है। ये संस्कृत से नहीं आते हैं देशज। अब विदेशी विद्वान जॉन बिम्स ने देशज शब्दों को गूढ़ रूप से अनार्य स्रोत से संबंधित
अनार्य शब्द से संबंधित माना है। अब कहता तत्सम शब्दों की तरह देशज शब्द भी संपूर्ण समाज के लिए प्रयोग नहीं है। देशज शब्द जो है पूरे समाज के लिए प्रयोग में नहीं आता है। जहां तत्सम शब्द अभिजात वर्ग द्वारा प्रयोजित किया जाता है, वही देशज शब्दों का प्रयोग करने वाले स्थानीय विशेषकर एक वर्ग ही होते हैं। तत्सम शब्द कौन प्रयोग करता था? अभिजात वर्ग, उच्च शिक्षित लोग, ज्यादा शिक्षित लोग। उसी प्रकार से देशज शब्द जो है किसी एक खास क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी खास क्षेत्र में चले जाइए और वहां देखिएगा तो वहां की एक अपनी बोली होगी, तो देशज शब्द अपनी एक बोली का प्रकार रखता है। अब कहता यह वर्ग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थानीय को होते हैं, एक स्थानीयता के वो समेटे रहते हैं, एक क्षेत्र में ही बोला जाता है। निश्चित क्षेत्र में कौन सा शब्द? देशज। ठीक है। अब कहता किसी स्थान विशेष की लोक संस्कृति में देशज शब्द अपनी पूर्ण गहराई से व्यक्त होता है। देशज शब्द क्या है? किसी भी स्थान विशेष पर बोलेंगे भाई, एक एरिया में जो बोलने वाले लोग हैं तो भाई खूब बढ़िया से मिल मिलाप करके बोलेगा, तो खूब गहराई से देशज शब्द का किसी स्थान विशेष पर उपयोग होता है। संस्कृति विशिष्ट तत्व देशज भाषा का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे शब्द अन्य संस्कृतियों से होते हुए अप्रयोज्य है। संस्कृति जो है, संस्कृति मतलब समझ रहे हैं, वहां की बोल चाल, रहन सहन, खान पान, ये सब संस्कृति है। पर्व त्योहार, तो ये सारे संस्कृति मिल करके देशज का निर्माण करता है। अब कहता है देशज शब्दों में ध्वन्यात्मकता के साथ ही साथ अर्थ व्यंजकता भी गजब की होती है। ध्वनि तो गजब की होगी ही, प्लस में उसका अर्थ भी गजब का निकलेगा। जैसे थाली उली, थाली उली कोई बोलेगा तो उसका एक अलग प्रकार का इम्पैक्ट ही है। उसी प्रकार से कोई कहेगा डाब ला, डोंगा ला, डिबिया ला, किमाड़ी ला, किवाड़ लगाओ, तो ये अपनी किवाड़ किमाड़ी दोनों एक ही चीज का नाम है, लेकिन अपना एक क्षेत्र विशेष में बोलने वाली भाषा है ना। अब देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का लेखक कौन है? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल में ही बड़े सुंदर में एवं मार्मिक ढंग से देशज शब्दों का प्रयोग किया। उनके द्वारा देशज शब्दों का प्रयोग का एक उदाहरण इस प्रकार है। हथवा रंगाए सैया देहरी बढ़ाइए गईले। हथवा रंगाई सैया देहरी बढ़ाई गईले, ढाक दिना तिरकट ठिना। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया ये लाइन है। हथवा, उसके आगे लिखा गया है अरे राम रे राम देवाय रे ईश्वर रे महादेव, बामे दाढ़ी देवी दुर्गा, दाहिने बोले काग। ठीक है। तो ये शब्द जो है बामे दाढ़ी देवी दुर्गा, दाहिने बोले काग, काग मतलब कौआ, बामे दाढ़ी देवी दुर्गा है और एक दाहिने में आपको कौवा बोल रहा है बैठ करके। अरे राम देवा रे ईश्वर रे महादेव, एक साइड महादेव बैठे हैं, एक साइड राम राम किए हुए हैं। ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे हमको देखना है, इसका अर्थ नहीं देखना है अभी, अर्थ बाद में। तो शब्द यहाँ जो हथवा हुआ, रंगैये सैया, ये सब एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, इसलिए इसे देशज कहते हैं। देशज समझ गया पूरी? देशज पूरी समझ गए? हवा, देखिए जैसे कुछ लोग अपने अपने एरिया में बोलते हैं कुछ हवा की ना हवा, तो यहाँ हवा जो है, हवा वाला वो वायु वाला हवा नहीं है। कुछ हवा तोरा ही, ये बोलते थे, हवा और तोरा ही, ये दोनों देशज भाषा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, विदेशज शब्द, देशज समझ गए पूरी। अब देखिए, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। विदेशी से आए हिंदी शब्द को क्या कहेंगे? विदेशज। विदेशी लोग जैसे कहते हैं, विदेशी है मतलब विदेश से आया, उसी प्रकार से शब्द भी विदेशों से आया है। कहता इन शब्दों में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी ये सब है। कोई भी विदेश से जो आने वाला शब्द होगा उसको विदेशज कह देंगे। अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों को हिंदी में अपने उच्चारण रूप अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में इन भाषाओं के शब्दों का हेर फेर इस प्रकार हुआ। क, ख, ग, फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण। देखिए, नुक्तेदार कहने का मतलब यहां दिख रहा है, जैसे नुक्ता कहने का मतलब का ऐसे लिख दिए, सॉरी का लिख दिए तो का के नीचे नुक्ता बिंदु लगा दिए तो वो नुक्ता हो गया। तो ये नुक्तेदार जो शब्द है वो हो गए, वो विदेशज हो जाएंगे। नुक्तेदार शब्द जो है क्या हो जाएंगे? नुक्तेदार शब्द विदेशज। कोई भी नुक्ता लगेगा वो कैसा होगा? विदेशज। अब जैसे कीमत, कीमत कीमत जो है एक अरबी शब्द है। अरबी में कीमत के नीचे जैसे यहाँ देखिए एक नुक्ता लगाया हुआ है, यहाँ तो नुक्ता यहाँ इसमें लगा हुआ है। अब यही कीमत जो है हिंदी में आएगा तो इसका नुक्ता गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये विदेशज हो गया सब। खूब, खूब में जो है यहाँ आपको लगा हुआ है नुक्ता, तो ये भी आपको फारसी भाषा। खूब कौन सी भाषा है? खूब खैनी रे। खूब जो है एक फारसी शब्द है और खूब जो है आपको विदेशीज भाषा है। आगा, तो आगा जो है एक तुर्की है। आगा जो है तुर्की है और ये हिंदी में आग हो जाएगा, आगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार या विसर्ग लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। फैसला, फैसला जो है अरबी शब्द है। फैसला अरबी शब्द है और फैसला अरबी शब्द है तो इसका नुक्ता हट जाएगा तो वो हिंदी हो जाएगा। नुक्ता हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। शब्दों के अंतिम विसर्ग, शब्दों के अंतिम विसर्ग जो है, शब्दों के अंतिम विसर्ग को, सॉरी, शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशज। अंतिम विसर्ग ये हो गया। तो शब्दों के अंतिम विसर्ग को अगर हटा दिया जाए और उसके स्थान पर आकार लगा दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? सॉरी, विदेशज। विदेशज ये हो गया, विदेश से आया। तो आईना, कीमा, कमीना, उस विदेशज उस शब्द को कहेंगे जो विदेश से कहाँ आए? भारत में। भारत में क्या बोला जाएगा? आईना को क्या बोलते हैं? आईना, नयाकार ना, तो आईना ये ना विदेश शब्द हुआ, ये तो विदेश में इसका अपना शब्द है। भारत के लोग अगर कहीं इंग्लैंड में चला जाए, फ्रांस में चला जाए, कहीं भी चला जाए तो वो विदेश में जहां जा रहा है वहां के लिए ना विदेशी है कि भारतीय के लिए विदेशी हो गया? नहीं ना। अब कोई अगर अंग्रेज यहाँ चले आए भारत में तो भारत के लिए क्या हो गया? विदेशी। उसी प्रकार से हम लोग आईना शब्द को लेकर के आए, आईना को भारत में, और उसको आईना से अनुस्वार हटा दिए या विसर्ग हटा दिए तो वो बन गया क्या चीज? आईना। उसी प्रकार कमीना, कमीना मतलब कमीना भारत में बोलते हैं तो ये हिंदी में हो गया। हैजा अरबी शब्द है जो कि हैजा। तो यहाँ प्रश्न यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, आईना कौन सा शब्द है, किस भाषा का है? फारसी का है, अरबी का है, बंगाली का है, किस भाषा का है? आईना।
फारसी का है। कमीना फारसी का है, ठीक है। इसी को आईना हिंदी का है। अब पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है, आईना है या आईना है, तो ये मत कर देना कि भाई आईना को मार देंगे विदेशज है, आईना जो है विदेशज है, ठीक है। आगे चलते हैं। तर्फ कसरत, तर्फ और कसरत जो है, तर्फ और कसरत क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और तरफ और कसरत जो है हिंदी में आ जाएगा, ये भी विदेशज हो गया। चमचा तग्गा, चमचा और तग्गा तुर्की का है, जो कि चमचा और तग्गा हिंदी में आ जाएगा। तो विदेशज ये है आपका विदेशज, ठीक है। ये नहीं, बीच की मात्रा लुप्त कर देना, जैसे आबोदाना, आबदाना, बीच की मात्रा यहां लुप्त हो गया इसमें, तो ये भी आपका विदेशज हो गया। जवाहिर मौसिम वापिस, जैसे जवाहिर में हम लोग क्या करते हैं जवाहर, मौसिम में मौसम, वापिस में वापस, चुगुल में चुगल, तो ये सब क्या हो गए विदेशी। तो विदेशज शब्द, बीच में कोई हर्ष मात्रा दे दी जाए, बीच में कोई हर्ष मात्रा दे दी जाए, हर्षई खास करके, वो भी आपको विदेशी बन जाएगा। जैसे आतिशबाजी फारसी शब्द है, इसका आतिशबाजी हिंदी होगा। दुनिया तकिया, दुनिया और इसका तकिया, ये आपका दुनिया और तकिया क्या है अरबी शब्द है, और ये दुनिया और तकिया हिंदी इसका होगा, जो कि विदेशज है। समझ रहे हैं विदेशज। फिर बीच के हर्ष की मात्रा को दीर्घ में, या दीर्घ मात्रा को हर्ष में, या गुण में, या गुण मात्रा को हर्ष में और हर्ष मात्रा को गुण में बदल देने की परंपरा को भी विदेशज कहते हैं। खुराक को मात्रा चेंज कर दिए, आईना मात्रा चेंज, उम्मीद उम्मीद। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जहां भी हम लोग देख रहे हैं विदेशज में क्या हो रहा है, एक खास बात है, कुछ है पता, ध्यान दिए कोई खास बात। विदेशज में एक चीज हो रहा है, जहां भी देखिए मात्रा का उलटफेर, कहीं मात्रा हट जा रहा है, कहीं मात्रा जुट जा रहा है, कहीं मात्रा बढ़ जा रहा है, कहीं मात्रा कम जा रहा है, यही ना। तो मात्रा का उलटफेर जहां होता है वहां पर हम लोग मोटे तौर पे कहेंगे कि ये क्या है विदेशज है। अब ये नहीं कि हर जगह ही कहेंगे, लेकिन 100 में 75 जगह मात्रा का उलटफेर कर देंगे, उसको हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये एक विदेशज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब कहता है शब्दों के अंतिम आकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कम कर दी जाती है। अल्लाह, अल्लाह हिंदी में हो गया, अल्लाह अरबी है, अल्लाह कैसी शब्द है अरबी शब्द है। शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार में कर दिया जाए। परवा, परवाह, 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 ये आपका कैसी है विदेशज, ठीक है। ये हम लोग अभी विदेशज पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाए। दुकान, दुकान, ईमान, ईमान, ठीक है। अब बीच के हर्षई को या में कर दिया जाए। कायदा, अरबी भाषा है कायदा। बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाए। नशा, नशा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहता बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाए, जो आधा था उसको लुप्त कर दिया, लुप्त था उसको पूरा कर दे रहा है। अफसोस, गर्म, किशमिश, बेरहम, तो ये अफसोस, गरम, किशमिश, बेरहम, ये सब कौन सी भाषा का है फारसी भाषा, फारसी भाषा से आया हुआ है हिंदी भाषा,
में तो वो विदेशज हो गया। ठीक है, अब पूछ देगा किशमिश कौन सा भाषा है, फारसी। और किशमिश हिंदी, हिंदी में कौन सी, विदेशज। अफसोस आधा फा लगा हुआ हो लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, फारसी। पूरा फा हो गया हिंदी। वो उस हिंदी में कौन सी, विदेशज। उसी प्रकार से अब अक्षर में स्वर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है, बालाई तो मालाई, ब के स्थान पर उसी वर्ग का म ला दिया, ये भी विदेशज। उच्चारण और लेखन के आधार पर हिंदी भाषा में जो है घुले मिले कुछ विदेशज शब्द इस प्रकार से हैं। जैसे हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद नहीं रह गया। जैसे इंच, क्लास, क्रिकेट, कमीशन, कंपनी, इंटर, इयरिंग, कमिश्नर, नोटिस, नर्स, कॉलर, ये हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग। ये नहीं कि सिर्फ इसका इंग्लिश लिखेंगे, कमिश्नर लिखना होगा तो इंग्लिश में लिखेंगे, क्लास लिखना होगा तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। इसको देवनागरी लिपि में भी हम लोग लिख सकते हैं। और जब देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो हिंदी का विकास हुआ, प्रगतिशील है, अभी भी गति कर रहा। ये अंग्रेजी को अपना लिया और ये अब क्या हो गया, विदेशज शब्द हो गया ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, पुर्तगाली भाषा से आए शब्द भी अलकात्रो, अलकतरा हिंदी में, अनानास, अनानास, अलमीरो, अलमीरा, करेनी, किरानी, टबैको, तंबाकू, फीता, फीता। इनको याद रख लीजिएगा, इनमें से पूछा जाता है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। अलकतरा किस भाषा का है, हिंदी है, पुर्तगाली है, कौन सी, ये पूछा जाएगा। तो अलकतरा जो है फारसी भाषा है, अलकतरा फारसी भाषा है। इसी तरह से पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विदेशज। जैसे इस्पात, कनस्टर, स्त्री, कमीज, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलम, परात, पात्री, पिस्तौल, बुताम, फरमा, लबादा, साया, सागू, मस्तूल इत्यादि। फ्रेंच भाषा से हिंदी में शामिल शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे कारतूस, कूपन इत्यादि। फ्रेंच भाषा से भी हिंदी में प्रयोग हुआ है, कारतूस, कूपन। इस प्रकार रिक्शा शब्द जापानी भाषा से आया है। रिक्शा जो सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग करते हैं, देखते थे, वो कौन सी, रिक्शा। तो रिक्शा शब्द कहाँ से आया है, जापानी से। लीची, चाय, चीनी से। जो चाय हम लोग पीते हैं, चाय 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 खूब करते हैं, लेकिन चाय पता नहीं है कि किस भाषा से आया है। चाय भाषा जो है वो चाय शब्द चीनी से आया है, और लीची भी चीनी से आया है, जो बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। हिंदी भाषा में शब्दों का समावेश किया गया। साहित्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग एक समर्थ रचनाकार उचित परिवेश एवं संदर्भ में इस प्रकार से करता है कि ये शब्द बाहरी प्रतीत नहीं होते। उदाहरणतः मध्यकालीन भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास ने राम के लिए गरीब नवाज विशेषण का प्रयोग किया। यह तुलसी का काव्य कला का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि तुलसी ने में फारसी के शब्दों को आप अपनी रचनाओं में अपने हिसाब से ढाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता हिंदी साहित्य में प्रेमचंद इत्यादि लेखकों ने भी विदेशी शब्दों का हिंदी भाषा के साथ गजब का तालमेल बिठाया। प्रेमचंद ने भी विदेशी शब्दों का गजब का तालमेल बैठाया हिंदी के साथ। अब पूछा जाता है कभी कभी
कि भाई बताइए विदेशज शब्दों का उपयोग इनमें से किस कवि या किस लेखक ने किया। तो पहला तुलसीदास, दूसरा प्रेमचंद, अभी हम लोग पढ़े हैं। फिर आगे देखते हैं, तथा हिंदी भाषा के स्रोत के आधार पर आए कुछ विदेशज शब्द एक विशिष्ट मिश्रित परंपरा का परिचय कराते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द इस प्रकार से हिंदी भाषा में आए हैं, वे शब्द जो दो प्रकार की परंपरा के मिश्रित रूप में हिंदी में शामिल हुए, जैसे लाज शरम। लाज शरम क्या है? तत्सम है, और सॉरी तद्भव और फारसी दोनों से मिलकर बना। फैशन प्रस्त, अंग्रेजी फारसी। मोटर गाड़ी, अंग्रेजी तद्भव। ठीक है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के अनुरूप कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के अनुरूप रूप परिवर्तित करके शामिल हुए हैं। एकेडमी, अंग्रेजी का था जो अकादमी आ गया हिंदी में। हॉस्पिटल, अस्पताल। मैडम, माडम। इसके अलावा भी हिंदी भाषा में कई देशी भाषाओं भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया भाषा के कुछ शब्द भी आए हैं। वे परस्पर संपर्क के आधार पर शामिल हुए हैं। ठीक है। अब 2 4 10 मिनट बाद मिलते हैं, फिर से रेस्ट लीजिए।